कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड का जो है आप लोगों का इंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, जो कि 11 जुलाई को, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपकी तैयारी में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप इस क्लास को देख लो और 11 जून को आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ, ठीक है। 100% है कि आपको यहाँ से बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो 11 जून जो भी मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ प्री बीएड का इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ये क्लास स्पेशल है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट पूरा एक पेपर आपको मैंने कराया हुआ है। अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हो तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को जो है निकाल सकते हो और एक सीट अपना जो है पक्का कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त इस बार छत्तीसगढ़ प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस क्लास के हर एक प्रश्न को आप एक बार अपने सनसनी नज़रों से ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिएगा, हम लोग ज़्यादा समय आपके नहीं लेने वाले हैं क्योंकि समय बहुत कम बच चुका है और आपको मात्र 1 से 2 दिनों के बाद एग्ज़ाम हॉल में भी जाना है। तो आपके लिए हमने जो है स्पेशल ये क्लासेज लॉन्च किया है और ये डेली क्लासेज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे दोस्त इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो रेगुलर जो भी 2 दिनों का जो क्लास बचा हुआ है, 2-3 दिन, आप इसको ज़रूर कर लो, ठीक है। चलिएगा, हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके साथ जितने भी जो है छत्तीसगढ़ बीएड के जो है आप लोगों के लिए स्पेशल जो क्लासेज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल को छत्तीसगढ़ का जो है खजुराहो कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो आपको बताना है। क्या लगता है आपको? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सिरपुर, भूरमदेव, राजीव, तालागांव। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आपको लगता है आप बताने की कोशिश करें, ठीक है। मेरे साथ हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप देने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे भोरम देव, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। गलती नहीं करना है, सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न गलती नहीं करके आना है। आप पूरा का पूरा क्लास देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है राज्यपाल की जो है नियुक्ति का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 153 में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से पूछ रहा है, आप पहले हमारे से पहले या हमारे साथ हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करो। हाल ही में वर्ष 2026 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े जो है सौर ऊर्जा पार्क का विस्तार किया जा रहा है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है। प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का विस्तार किया जा रहा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो है सी, गुजरात, खावड़ा,
ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है और यह किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे कि हंसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है और यह किस नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, कोरबा कोरबा हसनदेव नदी बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र लगातार गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? क्वेश्चन आपके सामने है पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। अगर कोई छात्र लगातार अगर जो होमवर्क नहीं करके आता है तो आप उसके साथ क्या करने वाले हो? अगर आप टीचर हो तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि जो है छात्र से अकेले में बात करके कारण जानने का जो है प्रयास करेंगे और उसकी जो है मदद करेंगे। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन को आप फटाफट से देखिए और राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण कार्य को इतना रोचक और व्यवहारिक बनाने की जो है बनाना कि जो है छात्र जो है स्वयं व्यक्त रहे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सातवें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फटाफट से आपको बताना है कि सातवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के लिए कौन सा जो है नया शैक्षणिक ढांचा पेश किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी अब तक हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आप अभी कर लो, क्योंकि इसके जो फायदे हैं आपको 100% एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। और ये अभी भी आपके जो 2 दिन का समय बचा हुआ इसमें ये सुबह शाम डेली क्लास होने वाला है, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो है इस 2020 में जो शिक्षा का नई नीति आया है 5-3-3+4, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे ये रीजनिंग का प्रश्न है। समझेंगे कि 4 से लिखा है 9, 9 से 20, 20 से 43, 43 से 90, तो अगला पद क्या होने वाला है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना प्लस किया है। पहले तो 5 प्लस किया है, फिर 11 प्लस कर दिया, 11 के बाद से यहाँ पे तो 23 प्लस कर दिया, 23 के बाद से आप देखोगे तो 47 प्लस किया है। तो इसके आगे हम कितना प्लस करेंगे? देखो 5 दूना 10 और 1 11, 11 दूना 22, 1 23, 23 दूना 46 और 1 47। फिर हम 47 में 2 से गुणा करेंगे, 47 दूना 94 और 1 95, अर्थात हमें 95 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 5 9 9 18, 185 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न में किया क्या गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके क्लियर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है यदि कूट भाषा में टीचर को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को जो है क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। टी को लिखा है भी, टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, अर्थात 2 जोड़ दिया है।
ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, इसमें दो, ए होता है 3 पे, ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, अर्थात हमें देखने को मिला कि सब में दो दो प्लस किया गया है। तो हम भी यहाँ पे दो प्लस करेंगे। टी होता है 20 पे, दो जोड़ोगे 22 हो जाएगा। 22 अर्थात हमें अंत का अक्षर होना चाहिए भी। जब टी 20 पे होता है तो आप दो जोड़ोगे इसमें तो 22 पे भी होता है, आपका भी अंत में आना चाहिए और केवल ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। तो इसके आगे जो है हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो। एकदम आप जो है ट्रिक के साथ यहाँ पे सीख रहे हो ताकि आपको एग्जाम हॉल में कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर सको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, देखो आप खुद समझो कि आप मोहन हो, ठीक है, आप कह रहे हो, अपने आप अपने ऊपर लेके बनाओ। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी, इसके दादाजी कौन होंगे, इसके ये पिता, पिता के पिता कौन होते हैं, दादाजी। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र कौन है, इसके फादर हैं। उस तस्वीर वाली महिला का मोहन से क्या संबंध है। कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन कह रहा है कि वह मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं, इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। आप समझिएगा, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इसके दादाजी के इकलौते पुत्र इसके पिता के पुत्री हैं, के पुत्री अर्थात इसके पिता की पुत्री, अर्थात इसकी क्या होगी, बहन होगी, इसकी क्या है, बहन है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पवन शब्द का सही जो है संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। सही संधि विच्छेद चुनना है आप लोगों को, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है, आपके पास समय है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको, जो भी लगता है आप बताने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो पवन में है प, आप देखोगे यहाँ पे केवल अ के मात्रा है तो ओ लगता है, ओ प्लस अन। अगर पावन रहता है यहाँ पे अ हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हमें जो है यहाँ पे शुद्ध कौन सा लिखा है इसकी पहचान करना है। चलिएगा सभी लोग बताएंगे और एक बार जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उज्जवल जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल क्लियर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है वो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडोम या फ्रेसेस। आपको यहाँ पे चुनना है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है और चार ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। क्या लगता है आपको क्वेश्चन के राइट उत्तर, फटाफट से बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न गणित का है, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये हमें बताना है। सॉल्व करिए सभी लोग। इसमें जो दिया है सबसे पहले उसको लिखो। ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी जो है इसी काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, टोटल हमें पता चल जाएगा 30। 10 के पहाड़ा में 30, 10 तियां 30 होता है, 15 के पहाड़ा में 15 दूना 30।
अर्थात ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता है। टोटल हमें काम कितना कराना है 30, और ए और बी मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 3 और 2 5, 5 के पहाड़े में 5 छक्का 30, अर्थात 6 दिन लगेंगे। 6 दिनों में जो है ये जाकर पूरा का पूरा काम कर देंगे ए और बी मिलकर। मुझे लगता है आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार कर लो, स्टार लगा लो इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं जो है एग्जाम हॉल में इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाएंगे। कम से कम 2 प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये प्रश्न इजी हो जाएगा, नहीं तो यही प्रश्न आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखो और समझने की कोशिश करो। 720 रुपया में कोई सामान को हमने बेच दिया है तो दुकानदार को क्या हुआ है, 10% का हानि। तो सबसे पहले हम खरीदे कितना में होंगे, 100 रुपया में, तो बेचे कितना में होंगे, 90 रुपया में। जो हमें निकालना होता है उसको रखते हैं ऊपर, तो हमने रखा 100 के ऊपर, क्योंकि 100 क्रय मूल्य है। अगर 100 रुपये में खरीदेंगे 90 में बेचेंगे तो 10% का हानि हो जाएगा। अब कह रहा है आगे कि 20% का लाभ कमाना है मेरे को, तो 20% का लाभ कमाना है, तो अगर हमने 100 रुपया का खरीदा है तो 20% का लाभ अर्थात 120 रुपया में बेचेंगे। 100 का सामान खरीद के 120 में बेचेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। बस ये देखो, 100 से 100 कट जाएगा, ये 9 के पहाड़े में 9 आठे 72, यहाँ से गुणा कर लो, 12 आठे 96। आपका जो क्लियर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसका जो है उद्गम सिवाहा सिहावा पहाड़ी से होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसका उद्गम जो है सिहावा पहाड़ी से होता है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर महानदी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या लगता है आपको, फटाफट से आपके राइट उत्तर पता होना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कुंड ग्राम वैशाली, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। कुंड ग्राम वैशाली, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चक्रधर समारोह जो संगीत और शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, चक्रधर समारोह जो संगीत और शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है रायगढ़ जिला, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने भी रायपुर को लगाया है, ऑप्शन नंबर बी को लगाया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में देर से आता है तो आपकी सबसे पहली जो है प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में यदि कोई छात्र आपके कक्षा में देर से आता है तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है, देरी से आने का कारण जानने का प्रयास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे बच्चों के विकास के सभी पक्षों
का निरंतर मूल्यांकन करना बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे जो है सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे जो है सर्वोत्तम विधि आप लोग को याद रखना है खेल विधि जो है माना जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद कौन सा है। आप लोग सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करोगे, 3 से हुआ है 5, 5 से 9, 9 से 17, 17 से 35, 35 से 65, तो अगला पद क्या है। हमने देखा कि ये श्रृंखला बार बार जो है बढ़ रहा है, ठीक है, ये श्रृंखला हर बार बढ़ रहा है। तो हमने देखा पहले कितना बढ़ा है 2, फिर कितना बढ़ा है 4, फिर कितना बढ़ा है 8, फिर कितना बढ़ा है 17, 35, 16 बढ़ गया, फिर इसके आगे 32 बढ़ गया। देखोगे 2 दूना के 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, हर बार 2 से गुना किया है तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64। तो हम जो है 65 में 64 जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 6 12, अर्थात हमारा जो राइट उत्तर है ऑप्शन में देख लो 129। 129 कहाँ पे है, इसमें क्या क्या है, गलत की पहचान करनी है भाई साहब, यहाँ पे गलत पहचान करना है हमें। 3 से 5 2 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 5 4 9, ठीक है, यहाँ पे तो 2, यहाँ पे 8, और 17 में कितना जोड़ा जाएगा 17, 17 में कितना जोड़ा जाएगा 17 और 16 अगर जोड़ते हैं तो 7 6 13 के 3, और ये हो जाएगा आपका 3, 33 होना चाहिए भाई साहब, यहाँ पे गलती है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 35 नहीं होना चाहिए। ये हम देख रहे हैं 2 का 4 गुना, 4 के 8 गुना, 8 का 2 है 16 होता है, तो जब 17 में 16 जोड़ेंगे तो 33 होता है, जबकि ये 35 लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा इस प्रश्न में। सबसे पहले अगर हमें आज पता चल जाए तो हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले कल से पहले का दिन आज हम निकालेंगे, ये हो जाएगा कल, बीता हुआ कल, इसके पहले वाला दिन यहाँ पे है गुरुवार, यहाँ पे है गुरुवार, ठीक है, ये है गुरुवार, ठीक है। गुरुवार के पहले कौन सा दिन आया होगा, कह रहा है यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था मतलब पहले गुरुवार था तो गुरुवार के बाद से क्या हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद से शनिवार, ये है सैटरडे, ठीक है। सैटरडे के बाद तो रविवार कब होगा, तो रविवार सैटरडे के बाद से क्या है, शनिवार के बाद से क्या आता है रविवार, क्या हो जाएगा आपका आने वाला कल, बिल्कुल आने वाला कल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्लियर है, बहुत इजी था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लड़कों की एक कतार में नवीन का स्थान दोनों छोरों से 14वें पे है, कतार में कुल लड़कों की संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़ा है तो बिल्कुल आप जुड़ जाओ हमारे क्लास से, ठीक है, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा ये, आपको ये गारंटी है, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है, आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे है आ, दोनों छोर से अगर हम यहाँ से भी आते हैं और यहाँ से भी आते हैं तो बीच में कौन है, एक लड़का है नवीन, ठीक है, ये जो है 14वें नंबर पे आता है। आप इधर से भी आओगे 14 नंबर पे और इधर से भी आओगे तो नवीन 14 नंबर पे है, अर्थात हम क्या करेंगे कि नवीन इधर से भी 14 पे है इधर से 14 पे है तो 28 नंबर हो जाएगा टोटल। पर आप देखो नवीन को हमने क्या किया है, दाएं से भी गिना है और बाएं से भी गिना है, अर्थात नवीन तो इस लाइन में 2 बार नहीं है, एक ही बार है, तो एक हमें माइनस करना पड़ेगा, अर्थात टोटल जो लड़के हैं यहाँ पे 27 है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है तो मुझे लगता है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ जो है हमें बताना है। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। आंखें फेर लेना मुहावरे का
सही अर्थ क्या है? पहले जैसा व्यवहार न रखना या उम्मीद न होना बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। पहले जैसा अगर आप व्यवहार नहीं रखते हो तो आंखें फेर लेना इसका अर्थ हम मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? पूरा लाइन अगर नहीं पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आसानी से आप गलती कर लोगे, क्योंकि आपको दिखाई देगा बादल का जो है पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची आप देखोगे और फट दे जो है राइट उत्तर लगा के आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो मेघ तो होता है ना, बादल का मेघ, आपका नीरद, और यहाँ पे वारिद, जलज, चार ऑप्शन दिया गया है। आप देखो जलज, मेघ, ये तो बादल को ही कहा जाता है, नीरद ये तो बादल को ही बोला जाता है, पर आपके सामने जो दिया गया है वारिद, ये किसको कहा जाता है? वारिद जो होता है आपके, आप कह सकते हो पानी को जन्म देने वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है द टीचर वाज वेरी एंग्री द मिस मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इंग्लिश का राइट उत्तर बताएंगे कि यहाँ पे द के पहले क्या लिखाएगा। तो वेरी एंग्री के बाद एट द आपको बोलना होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, हम देखेंगे दो संख्याएं दिया गया है, ठीक है, हमें दिया गया है 3:4 और इसका HCF दिया गया है 5। इन दोनों संख्याओं का HCF, तो इन दोनों संख्याओं का HCF का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं का कॉमन। तो 5 है तो यहाँ पे 3×5 कितना हो जाएगा? 15 ये संख्या है, और 4×5 20 ये संख्या है। दोनों संख्या हमें पता चल गया, इनका लघुत्तम समापवर्तक। अब जो है एलसीएम हमें निकाल देना है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। आप तो आसानी से कर लोगे, किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर, इन इन मैदान के चारों ओर बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। रास्ते के जो है चौड़ाई हमें बताना है। रास्ता जो है कितना चौड़ा है ये हमें बताना है। सबसे पहले देखो कि जो है आयत के आकार का है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आयत हो गया, इसमें लंबाई 20 दिया है और चौड़ाई 15 दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा? 300। हमें पता चल गया ये किसका? खेत का, ठीक है, आयताकार मैदान का। इसने कहा है भाई साहब आपको इसके बाहर जो है 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है चारों तरफ। तो 2 मीटर चौड़ा करोगे, इधर हो जाएगा 2 मीटर, इधर हो जाएगा 2 मीटर, फिर इधर हो जाएगा 2 मीटर, इधर हो जाएगा 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2-2 मीटर आपका इधर, 2-2 मीटर आपका जो है हो जाएगा चौड़ा। अब जब इसको बनाने जाओगे तो ये जो लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा? पहले 15 था, दोनों तरफ 2-2 बढ़ गया, तो 15×4 = 19 हो गया। और चौड़ाई कितना है ये जो है 20 और 4 जोड़ जाएगा तो 24 हो जाएगा। 24×19 कर लो, 24×19 कितना हो जाएगा आपका? 24×19 कर लो। इसका क्षेत्रफल टोटल निकालोगे जब ये बन जाएगा बड़का रास्ता के साथ और खेत के साथ, तो 24×19 आपका कितना आ जाएगा? 456। 456, उसमें से 300 घटा दो। 300 तो खेत वाला है, इस खेत वाले को हम माइनस कर लेंगे तो हमें रास्ता केवल बच जाएगा। 300 घटा लेंगे खेत 456 में से तो हमें बच जाएगा 156, जो कि केवल रास्ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 5,000 की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होने वाला है? सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है तो आसानी से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा में होता है 100। आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3×3 = 30, 30 में 50 से गुणा करो, 3×5 = 15। आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अन्य छात्रों को परेशान करता है या शरारत करता है तो आप क्या कदम उठाएंगे? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, देखिएगा चारों ही ऑप्शन आपको दिखना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि कक्षा के बाद उससे अकेले में बात करेंगे और उसकी जो है इस प्रवृत्ति के पीछे की जो है मनोवैज्ञानिक वजह को हम लोग समझेंगे या जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत शिक्षा में क्यों जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? लर्निंग बाय डूइंग इस सिद्धांत में का सिद्धांत शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, बताएंगे? तो देखिए जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जब छात्र स्वयं किसी कार्य को व्यवहारिक रूप से करते हैं तो उसका ज्ञान अधिक जो है अस्थायी और स्पष्ट माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि कोच को जो है निश्चित रूप से ये लिखा जाता है तो उसी कुड भाषा में प्लेयर को क्या लिखा जाएगा? अगर कोच को ये लिखा जाता है तो प्लेयर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो इस प्रश्न का राइट उत्तर समझ में आ जाएगा। जैसे आपको ABCD लिखना होता है तो आप इस तरीके से लिखते हो। अगर इसका उल्टा होगा तो सबसे पहले जेड आ जाएगा, फिर आएगा वाई, फिर आएगा एक्स, फिर आएगा डब्लू। ये इसका अपोजिट है, जैसे ABCD लिखा उसका उल्टा लिखा। ए का जेड, तो देखो यहाँ पे सी का एक्स लिखा है, सी का एक्स अपोजिट लिखा है, सी का एक्स लिख रहा है अपोजिट। ओ का एल होता है, ए का जेड होता है, फिर सी का एक्स होता है, एच का एस होता है, मतलब अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, आप भी अपोजिट लिख दो यहाँ पे। पी का क्या होता है? पी का होता है के, एल का होता है ओ, ए का होता है जेड, ए का होता है जेड। ये तो दोनों गलत। उसके बाद से वाई का होता है क्या? बी। यहाँ पे आई लिखा है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।